हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ दीपक कुमार जैन डीकेजे। मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ 22 जनवरी शिफ्ट 1 जेईई मेन 2025 के सॉल्यूशंस। पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। यह है, एन इलेक्ट्रॉन इज मेड टू एंटर सिमेट्रिकली बिटवीन टू पैरेलल एंड इक्वली बट अपोजिटली चार्ज मेटल प्लेट। तो दो मेटल प्लेट हो गई हैं और अपोजिटली चार्ज, ये प्लस है ये माइनस है। ईच ऑफ 10 सेंटीमीटर लेंथ, और हर एक की जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर के बराबर है। और आगे में बोला हुआ है द इलेक्ट्रॉन इमर्जेस आउट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन विद द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। अब जब इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकला है तो उसके पास एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी है, वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी है, और हमें एक्स डायरेक्शन वाली जो वेलोसिटी है वो दे रखी है, वो है 10 मीटर पर सेकेंड। अब इस वेलोसिटी की मदद से हम ये पता लगा सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जब यहां से यहां पहुंचा तो उसको टाइम कितना लगा होगा। तो टाइम कैसे निकाल सकते हैं? टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, क्योंकि स्पीड एक्स डायरेक्शन की कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो है वाई डायरेक्शन में, और फोर्स जो लगेगा, एक्सेलरेशन जो आएगा वो आएगा वाई डायरेक्शन में। तो 10 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 0.1 मीटर, और इसके बाद स्पीड जो है वो है एक्स डायरेक्शन की 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहां से टाइम की वैल्यू हो गई अपने पास 1/100। अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वोल्ट पर सेंटीमीटर में है 9.1, और हमें वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो वर्टिकल कंपोनेंट कैसे निकाल सकते हैं? Vy बराबर uy प्लस ay इंटू टी। अब यहां से E जो है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इसकी वैल्यू डाल दे अपन। तो ये सब हमको डिजिट जो दिए हुए हैं वही यूज करें अपन। तो ये है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो है 9.1 वोल्ट पर सेंटीमीटर। तो 9.1 वोल्ट, और पर सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे ना तो ये 10⁻⁻2 मीटर बन जाएगा, और मास की वैल्यू में भी 9.1 वाला डिजिट आ रहा है तो ये कैंसिल होने में काम आ जाएगा। तो 9.1 इंटू 10⁻31, ये हो गया मास, और इंटू टाइम टी। टी की वैल्यू हमने निकाल रखी है, टी की जो वैल्यू है अपने पास वो है कितनी, यहां से 1/100। तो ये हो गया 1/100। तो यहां से कैलकुलेशन करने पर आपको वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी आ जाएगा। मॉडरेट कैटेगरी में रख सकते हैं, हालांकि इस तरह के सवाल आप शीट वगैरह में करते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एन अमाउंट ऑफ आइस ऑफ मास 10⁻³ kg एंड टेम्परेचर -10 डिग्री सेंटीग्रेड इज ट्रांसफॉर्म्ड। तो कहां से जा रहे हैं? मास दिया हुआ है और टेम्परेचर जो है वो -10 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो -10 डिग्री सेंटीग्रेड से जा रहे हैं अपन, और कहां तक जाना है अपने को? 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक बाय अप्लाइंग हीट। तो इस तरह के सवालों में क्या हीट हम देंगे, तो इस दौरान टेम्परेचर चेंज और फेज चेंज का ध्यान रखना होता है अपने को। तो अभी ये -10 डिग्री सेंटीग्रेड आइस पर है, वहां से ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड आइस पर आ गया, वहां से ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर पे आ गया, फिर वहां से ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर पे आ गया, और उसके बाद ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड स्टीम पर आ गया, और फिर उसके बाद 110 डिग्री सेंटीग्रेड स्टीम पर आ गया। अब इस दौरान जो हीट हमको देनी है उसमें क्या क्या हीट देनी होगी? तो यहां पर क्या होगा? टेम्परेचर चेंज, तो एम एस आइस इंटू डेल्टा टी। फिर यहां पर फेज चेंज, एम इंटू एल एफ। फिर यहां पर वापिस से टेम्परेचर चेंज, तो एम एस वाटर इंटू डेल्टा टी। फिर से फेज चेंज, तो एम इंटू एल बी, और फिर से टेम्परेचर चेंज, तो एम एस स्टीम इंटू डेल्टा टी। आप देख सकते हैं कि ये सारी वैल्यूज जो है वो यहाँ पर दे रखी है, तो इनको जोड़ करके हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। मॉडरेट इसलिए कहा गया है इसको क्योंकि कैलकुलेशन आपको ध्यान से करनी होगी, क्योंकि ऑप्शन थोड़े पास पास में दे रखे हैं, तो इस कारण से आप कोई भी चीज को नेग्लेक्ट नहीं कर पाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट, गिवन इज अ थिन कॉन्वेक्स लेंस ऑफ अ ग्लास एंड ईच साइड हैविंग अ रेडियस ऑफ कर्वेचर आर, वन साइड इज पॉलिश्ड। तो एक कॉन्वेक्स लेंस है अपने पास, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है इसका वो म्यू है, और हर एक साइड की जो रेडियस ऑफ कर्वेचर वो आर है। अब वन साइड इज पॉलिश्ड, एक साइड को पॉलिश कर दिया फॉर कंप्लीट रिफ्लेक्शन। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड ऑन द ऑप्टिकल एक्सिस। तो ऑब्जेक्ट को जो है हम कहां पर रखें ताकि so that image gets formed on the object itself। तो ये बहुत ही पॉपुलर कैटेगरी का सवाल है, और इस तरह के सवाल करने का एक तरीका तो आप ये अपना सकते हैं कि
इमेज इसी पर बने तो देखो सबसे पहले तो क्या है, लाइट 1 से म्यू पर जाएगी तो स्फेरिकल सरफेस को पार करेगा तो रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस बनेगा। उसके बाद ये जब इमेज बनाएगा तो इमेज जब बनाएगा कौन सा, पहला सरफेस, वो लाइट जब दूसरे सरफेस पर इस पर जाकर गिरे तो पहले सरफेस की जो इमेज होगी I1 वो दूसरे सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। और ये जो I1 वाली पोजीशन है वो अगर इस दूसरे सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर हो जाए, यानी ये पोजीशन सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाए, तो लाइट अपना पाथ रिट्रेस करेगी और ऑब्जेक्ट की इमेज उसी पर बन जाएगी। तो इसका मतलब क्या कर सकते हैं अपन, पहले अपन स्फेरिकल सरफेस पे रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला लगाएं, N2/V। अभी जो स्फेरिकल सरफेस की इमेज है वो कहां चाहते हैं अपन, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। अब लाइट यू आ रही तो वाली डायरेक्शन +x बनेगी और इमेज चाहते हैं अपन पीछे की तरफ, तो v की जो वैल्यू है वो बन गई -r। तो N2/V माइनस N1/u। N1/u में अपने को क्वेश्चन में ऐसा पूछा हुआ है कि एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, यानी ये हमको x वाली डिस्टेंस निकालनी है। तो N2/V माइनस N1/u इक्वल टू N2 माइनस N1 अपॉन R। अब इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है इस वाले का कंप्लीट करें तो सेंटर इधर की तरफ आएगा तो R जो है वो प्लस में बन गया। अब हमें निकालना है x की वैल्यू, तो यहां से अपन ने लिखा 1/x इक्वल टू, ये हो गया μ/r माइनस 1/r, और उधर से आया ये तो माइनस μ/r इधर आकर प्लस बन गया तो 2μ/r बन गया। तो एक तरह से बन गया 2μ माइनस 1 अपॉन r। तो यहां से x की जो वैल्यू है वो आ गई r अपॉन 2μ माइनस 1। तो ये x वाली वैल्यू आ गई है ना, तो करस्पॉन्डिंग आंसर ये वाला हो गया। इसी को सवाल को आप ऐसे भी कर सकते हैं कि लेंस प्लस मिरर का कॉम्बिनेशन बना दे। इसको आप क्या करें कि जैसे इसको पॉलिश कर रखा है तो पहले आप इसको लेंस प्लस मिरर का कॉम्बिनेशन बना दें और इसका एफ इक्वलेंट निकाल लें। तो 1/f इक्वलेंट बराबर क्या बन जाएगा, 1/fm माइनस 2/fl। अब इसका एफ इक्वलेंट निकालने के बाद इक्वलेंट अगर नेगेटिव आता है तो आप इसको कॉनकेव मिरर से रिप्लेस कर दें, पॉजिटिव आता है तो कॉन्वेक्स मिरर से रिप्लेस कर दें, ऑब्वियसली नेगेटिव ही आएगा। और फिर जो भी इसका एफ इक्वलेंट बना उस एफ इक्वलेंट से जो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर आएगा वहीं अगर ऑब्जेक्ट को रख दें तो इमेज वहीं बन जाएगी। इन दोनों में से ये वाला मेथड थोड़ा जल्दी आंसर देगा क्योंकि इसमें एक ही बार स्फेरिकल सरफेस पे रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला लगाना रहा, बाकी दोनों में से कोई भी एक तरीका आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इफ B is the magnetic field and mu naught is the permeability of free space then the dimension of B by mu naught। तो B का फॉर्मूला आप जानते हैं, ये होता है mu naught into Ni। तो B by mu naught की जो वैल्यू है वो हो गई Ni, और Ni में I का मतलब हो गया एम्पियर, N का मतलब हो गया पर मीटर, तो एम्पियर पर मीटर जो है इसकी डायमेंशन हो गई। अब एम्पियर पर मीटर जो है वो इसकी डायमेंशन हो गई, तो एम्पियर पर मीटर वाली टर्म जो है वो देखो आप सिर्फ इसी में दे रखी है, तो इसके करस्पॉन्डिंग आंसर हो गया, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड सवाल हो गया एक तरह से। नेक्स्ट इज गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या है, वो है इक्विवेलेंट ईएमएफ ऑफ टू नॉन आइडियल बैटरी कनेक्टेड इन पैरेलल इज स्मॉलर देन आइदर ऑफ द टू एमएफ। तो दो को अगर पैरेलल में जोड़ेंगे तो जो छोटा है उससे छोटा ही आएगा। क्या रेजिस्टेंस में तो ऐसा होता है, लेकिन क्या बैटरी में भी ऐसा होगा क्या, ऐसा स्टेटमेंट 1 में पूछा हुआ है। तो आप या तो कोई डिजिट लेकर के देख सकते हो, जैसे मान लो 6 वोल्ट और 3 वोल्ट की बैटरी ले लें अगर अपन, और कोई रेजिस्टेंस ले लें उन्हीं का, जैसे 1 ले लेते हैं मान लो, तो 6/1 प्लस 3/1 अपॉन 1/1 प्लस 1/1। मैं क्या कर रहा हूं, मैंने कोई डिजिट ले लिया, मान लो E1 is 6, R1 is 1, E2 is 6, E2 is 3 और R2 is 1। अब इससे निकाल के देख लेता हूं कि भाई दोनों से छोटा ही आ रहा है क्या। तो यहां से ये बन गया अपने पास कितना, 9/1 और अपॉन 1 प्लस 1 यानी 2/1, और ये बन गया वैल्यू, इक्विवेलेंट की वैल्यू बन गया बस 4.5 वोल्ट। तो ये जो आंसर आया है ये जो छोटा था उससे तो बड़ा ही आया है, इसका मतलब दोनों से छोटा होना हमेशा जरूरी नहीं है, इसलिए स्टेटमेंट 1 जो है वो फॉल्स हो गया। स्टेटमेंट 2 जो है वो है द इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द टू नॉन आइडियल बैटरीज कनेक्टेड इन पैरेलल इज स्मॉलर देन इंटरनल रेजिस्टेंस। इस बार इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए बोला हुआ है, और इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए तो आप जानते हो रेजिस्टेंस के लिए कि दो रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में है तो आंसर छोटे से छोटा होता है, यानी 6 और 3 का मिलाकर 2 हो जाएगा। इसका मतलब स्टेटमेंट 2 ट्रू हो गया।
तो स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, उसी करस्पॉन्डिंग आंसर हो गया अपना 3। नेक्स्ट क्वेश्चन में अ लाइन चार्ज ऑफ लेंथ a/2 इज एट द सेंटर ऑफ एज BC। तो ये लाइन चार्ज और a/2 इसकी लेंथ है और ये जो है ये सेंटर पर है इस एज के, और क्या बोला हुआ है अपन से, लेमडा जो है इसका चार्ज पर यूनिट लेंथ है और टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द ऑल द फेसेस, सभी फेज जो है क्यूब की उसका टोटल मिलाकर के फ्लक्स कितना है। अब देखो क्यूब के एक कॉर्नर पर आप ऐसे चार्ज रख दोगे तो इधर जो और अलग क्यूब होंगे उन क्यूब में भी तो इसका कुछ ना कुछ पोर्शन आएगा। यानी कहने का मतलब ये था कि जैसे अपन एक पॉइंट चार्ज वाला सवाल करते हैं जैसे कॉर्नर पर, तो सारा चार्ज अंदर नहीं आता ना, कुछ पोर्शन चार्ज का बाहर भी रहता है, तो बाकी क्यूब रख करके जैसे हम चेक करते हैं वैसे ही एक क्यूब में अगर कॉर्नर पर चार्ज है तो पास में अगर आप एक और क्यूब रखें, एक नीचे रखेंगे और एक इधर नीचे, तो 4 क्यूब रखेंगे तब जाकर के इसका सारा पोर्शन कवर्ड होगा और हर एक के हिस्से में 1/4 पोर्शन आ जाएगा। तो ये जो चार्ज है ये वाला, इसका वैल्यू कितना है, लेमडा है चार्ज डेंसिटी और a/2 है लेंथ, लेकिन ये पूरा इसी क्यूब के अंदर नहीं है। तो जो 4 क्यूब रखने पर चारों में सिमेट्रिकली बराबर बराबर बटेगा, तो किसी एक का हिस्सा आएगा बाई 4। ये बना समेशन क्यू इन और अपॉन एप्सिलॉन 0 करें अगर अपन, तो अपॉन एप्सिलॉन 0 करने पर टोटल फ्लक्स की वैल्यू आ जाएगी, तो लेमडा a/8 एप्सिलॉन 0। तो इसमें जो आंसर है वो है ये सेकंड वाला फ्लक्स का आंसर, समेशन क्यू इन का आंसर, जो एक क्यूब का टोटल फ्लक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। बहुत ही इजी सवाल है क्योंकि इस तरह के सवाल जो है आप काफी देखने को आपको मिलेंगे। नेक्स्ट इज द वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम एंड लिथियम मेटल। तो वर्क फंक्शन दिया हुआ है, सीजियम का कितना है 1.9 और लिथियम का है 2.5। इफ वी इंसिडेंट लाइट ऑफ वेवलेंथ 550 नैनोमीटर ऑन दीज टू मेटल सरफेस, दोनों पर 550 नैनोमीटर लाइट डाली अपन ने, तो इनमें से कौन कौन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाएगा। तो पहले अपन देख ले कि लाइट की जो एनर्जी है वो कितनी है, तो ये है 1242 नैनोमीटर इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन 550 नैनोमीटर। आप चाहो तो इसको 1240 ले लो, तो नैनोमीटर कैंसिल हो गया, यहाँ पर 0 कैंसिल हो गया और ये इससे लगभग कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, 55 × 2 110, तो ये बन जाएगा। तो लगभग ये वैल्यू आ जाएगी मेरे ख्याल से 2.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब 2.25 एग्जैक्टली कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, बस 2 से बड़ा और 2.5 से छोटा आया है ये देखना है अपने को। तो 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है उससे ये वाली वैल्यू जो है वो कैसी आई है, 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से छोटी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो मेटल है जिसका 1.9 है उस पर अगर लाइट जाके गिरेगी 2.25 की, तो ये तो इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा, इसका मतलब ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो कर देगा। लेकिन दूसरा वाला जो मेटल है जिसका 2.5 है उस पर जब 2.25 की लाइट गिरेगी तो ये तो इलेक्ट्रॉन को नहीं निकाल पाएगा। इसका मतलब सिर्फ ये यानी सीजियम ही जो है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो करेगा, इसलिए करस्पॉन्डिंग आंसर हो गया आंसर 4। नेक्स्ट इज गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड द अदर इज लेबल्ड एज रीजन। तो इफ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड इन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम देन एयर, तो कहां पर कर रहे हैं, एयर के मुकाबले किसी ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में कर रहे हैं, देन कंसेक्यूटिव फ्रिंजेस कम क्लोजर, इसका मतलब फ्रिंज विड्थ के बारे में बात चल रही है। तो फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या होता है, बीटा इक्वल टू लेमडा d/d। ये एयर के लिए होता है, जैसे अगले पेज पे लिख के देखें अगर अपन, तो बीटा का फॉर्मूला है जब एयर में है तो लेमडा एयर यानी लेमडा इंटू d/d। अब जब किसी मीडियम में चले जाएंगे तो मीडियम में जाने के बाद क्या होगा, यह आ जाएगा लेमडा मीडियम इंटू d/d। अब लेमडा की वैल्यू क्या होती है, लेमडा मीडियम बराबर लेमडा एयर बाई म्यू। अब लेमडा एयर बाई म्यू, तो यहां से लेमडा मीडियम की वैल्यू डालेंगे अपन, तो लेमडा एयर बाई म्यू लिखें तो जो प्रीवियस एयर में वैल्यू थी उसके मुकाबले 1/μ टाइम्स आ गया। तो जो बीटा एयर है उसको म्यू से डिवाइड हो गया एक तरह से, और म्यू जो भी होता है वो 1 से बड़ा होता है, तो मीडियम का जो बीटा आएगा वो तो छोटा ही आएगा, छोटा आएगा। इसका मतलब अपन ऐसा बोल सकते हैं कि फ्रिंज विड्थ कम हो गई है, कम होगी तो फ्रिंज जो है वो पास में आ गई है, तो फ्रिंज पास में आ गई तो फ्रिंज कम क्लोजर, फ्रिंज जो है वो पास में आ गई है, यानी एसर्शन जो है वो सही हो गया है। रीजन पढ़े अगर अपन, द स्पीड ऑफ लाइट रिड्यूसेस इन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम देन एयर व्हाइल इट्स फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज। तो देखो फ्रीक्वेंसी तो सोर्स की प्रॉपर्टी होती है, तो मीडियम चेंज होने पर फ्रीक्वेंसी तो बदलेगा नहीं, लेकिन स्पीड बदला है अगर
तो c बराबर f लेमडा में c अगर c बाई म्यू हो गया है तो फ्रीक्वेंसी नहीं बदला तो लेमडा लेमडा बाई म्यू हो गया, और लेमडा के लेमडा बाई म्यू होने के कारण ही तो फ्रिंज जो है वो क्लोजर आई है, इस कारण से रीजन जो है वो करेक्ट हो गया और एसर्शन रीजन दोनों करेक्ट हो गए, इसका मतलब ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 देखें अगर अपन, नेक्स्ट इज स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट ऑफ अ पोटेंशियोमीटर इन द मिडिल ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर, बीचों बीच में लगा रखा है इसको, और फिर हमसे पूछा हुआ है कि आरपी इज 1 ओम, ये वाला रेजिस्टेंस अगर 1 ओम है और आर ई इज 2 ओम, तो फिर हमसे पूछा इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट, करंट जो है वो क्या बनेगी। अब देखो इस सवाल में जो ऊपर वाला रेजिस्टेंस है ना 1 ओम, उसके मिडिल में होने का मतलब क्या हुआ कि ये 0.5 ओम बन जाएगा, ये 0.5 ओम बन जाएगा, और ये वाला रेजिस्टेंस जो है वो 2 ओम है, और फिर यहां से यहां तक की जो बैटरी लगी हुई है ये 0.9 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। अब देखो ये दोनों जो हैं वो पैरेलल में हो गए, इन दोनों का पैरेलल इक्विवेलेंट निकालें तो कितना बन जाएगा 2 इंटू 1/2 अपॉन 2 प्लस 1/2 यानी 2.5, तो ये बन गया 1 अपॉन 2.5 यानी 2/5 यानी एक तरह से 0.4 बोल सकते हैं इसको अपन। ये 0.4 ये 0.5 तो टोटल मिलाकर सीरीज में ये दोनों मिलाकर 0.4 ये 0.5, तो आर इक्विवेलेंट कितना हो गया 0.9 ओम, ये रेजिस्टेंस हो गया। अब एक बैटरी 0.9 वोल्ट की और एक रेजिस्टेंस 0.9 ओम का, तो इसका मतलब करंट जो बन गया इसमें वो कितना बन गया 1 एम्पियर, तो करस्पॉन्डिंग आंसर हो गया ये वाला। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट्स रिप्रेजेंट्स अ फॉरवर्ड बायस डायोड। फॉरवर्ड बायस के लिए आप जानते हैं कि डायोड के दौरान अगर P वाली साइड का वोल्टेज ज्यादा है N वाली साइड से, जैसे मान लो 10 वोल्ट है 5 वोल्ट है, तो फिर ये फॉरवर्ड बायस कहलाएगा। तो ऐसा किस किस में दिया हुआ है देखो, तो इस वाले में ये -10 है, ये 0 है, तो ये वाला गलत हो गया। उसके बाद जो है अगले वाले में आप देखो ये -10 है और ये -15 है, तो ये वोल्टेज ज्यादा है, ये वोल्टेज ज्यादा है, इसका मतलब ये हुआ कि स्केलर क्वांटिटी को साइन के साथ देखते हैं, इसलिए -10 बड़ा है -15 से, इसलिए इट इज फॉरवर्ड बायस। उसके बाद ये 4 वोल्ट ये 2 वोल्ट है, इसका मतलब ये फॉरवर्ड बायस हो गया। तो इसके बाद ये -5 और ये -10 लेकिन इस साइड P है, तो इसका मतलब ये छोटा हुआ, इसलिए ये नहीं है, और इसके अलावा इसमें 2 है ये 0 है, तो ये फॉरवर्ड बायस हो गया, इसका मतलब करस्पॉन्डिंग आंसर हो गया। तो इसमें सिर्फ आपको ये पहचानना था कि फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस क्या है। नेक्स्ट इज अ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप एंड एन ओपन ऑर्गन ट्यूब आर फिल्ड बाय 2 डिफरेंट गैसेस। तो एक तो क्लोज ऑर्गन पाइप हो गया और एक ओपन पाइप हो गया, और हमें ऐसा बोला हुआ है कि हैविंग सेम बल्क मॉडुलस जो B है इनका सेम है बट डिफरेंट डेंसिटीज, इनकी जो डेंसिटी है ρ1 ρ2 वो अलग अलग है। अब हमें क्वेश्चन में बोला हुआ है द फ्रीक्वेंसी ऑफ 9th हार्मोनिक ऑफ क्लोज ट्यूब, तो क्लोज ट्यूब की 9th हार्मोनिक क्या बनेगी, फंडामेंटल होती है V/4L, तो 9th हार्मोनिक बन जाएगी 9V/4L, और ये किसके बराबर है, इज आइडेंटिकल विद 4th हार्मोनिक ऑफ द ओपन ट्यूब। अब इसकी फंडामेंटल क्या होती है, इसकी फंडामेंटल होती है V/2L, तो 4th वाली क्या बन जाएगी, 4th वाली बन जाएगी V/2L का 4 टाइम्स। तो यहां से अपन ऐसा बोल सकते हैं कि 9/4 और V1 का मतलब क्या बनेगा √B/ρ। अब √B/ρ में हमें आइडेंटिकल बल्क मॉडुलस दिया हुआ है, और बल्क मॉडुलस आइडेंटिकल दिया है तो इसको हमने B ही नाम दे दिया। और दूसरे वाले केस के लिए देखेंगे अपन तो 2/L2 और V2 की वैल्यू क्या बनेगी, ये बना B/ρ2। अब यहां से अगर अपन को क्वेश्चन में क्या पता लगाना है, हमें ρ1/ρ2 का रेशियो दिया हुआ है, ये है 1:16, तो हमें लेंथ पूछी है, इफ द लेंथ ऑफ द क्लोज ट्यूब यानी ये वाली L1 की जो वैल्यू है वो 10 सेंटीमीटर है, तो L1 अगर 10 सेंटीमीटर है तो L2 की जो वैल्यू है वो पता लगानी है अपने को। लेंथ ऑफ द ओपन ट्यूब इज, तो यहां से क्या बन जाएगा ये वाली वैल्यू, तो यहां से ये 8 इधर चला गया, 8 इधर चला गया, तो हमें पता लगाना L2, तो L2 इक्वल टू L2 इधर आ गया, और ये बन गया अपने पास 8/9 और इंटू L1, और साथ में अंडर रूट में जो वैल्यू है वो हो गया ρ1/ρ2। ρ1/ρ2 की वैल्यू क्या है 1/16, तो यहां से बाहर आ गया तो कितना हो गया 1/4, 4 से ये कितनी बार कट गया 2 बार, तो 2/9 और इंटू L1 खुद कितना था 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर था, तो इसका मतलब ये कितना बन गया 20/9 सेंटीमीटर।
तो करस्पॉन्डिंग आंसर हो गया फोर्थ वाला। तो फॉर्मूला पूछा है, मॉडरेट ले सकते हैं क्योंकि थोड़ा शांति से काम करना होगा उसमें। नेक्स्ट इज अ मास इज सस्पेंडेड एट द पॉइंट O, ये पॉइंट O हो गया, यहां पर सस्पेंड कर दिया बाय अ लाइट स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L एंड लेफ्ट टू परफॉर्म वर्टिकल मोशन, तो इसको अपन वर्टिकल सर्कुलर मोशन करा रहे हैं। और बाय अप्लाइंग अ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v नॉट एट पॉइंट A, पॉइंट A पर अपन इसको कुछ v नॉट वेलोसिटी दे दी। द स्ट्रिंग बिकम्स स्लेक व्हेन द मास रीचेज एट द पॉइंट D, तो D वाले पॉइंट पर जब पहुंचा तब अगर ये जस्ट स्लेक हो रही है, इसका मतलब जस्ट वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो गया, तो v नॉट की वैल्यू दे दी एक तरह से हमको उन्होंने, इट इज इक्वल टू √5gl। तो हमसे पूछा है रेशियो ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एट द पॉइंट B एंड C, B और C पर काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। तो बस क्या करना है अपने को, एक बार A और B पर एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो, एक बार A और C पर लगा दो। तो A पर काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ m इंटू VA² यानी 5gl। एक और रेफरेंस ले लें, और B पर काइनेटिक एनर्जी कितनी वो हमको पता लगानी है, तो बन जाएगा हाफ m इंटू VB²। और हमें काइनेटिक एनर्जी का रेशियो पता लगाना है, तो चाहो तो इसका नाम काइनेटिक एनर्जी एट B डाल दो, पूरा हाफ m VB² क्यों लिखे अपन इसको, तो काइनेटिक एनर्जी एट B। और पोटेंशियल एनर्जी कितनी बन जाएगी, देखो यहां से परपेंडिकुलर डालें तो बन गया L cos 60, तो ये लेंथ बन गई L/2, L/2 तो पोटेंशियल एनर्जी हो गई mgL/2। तो यहां पर B पर काइनेटिक एनर्जी आ गई 5/2 माइनस 1/2, 4/2, इसका मतलब बन गया 2mgl। इसके बाद अगर अपन A और C के बीच की भी बात करें, तो A पर काइनेटिक एनर्जी कितनी है, यह है हाफ m इंटू V² यानी 5gl, और रेफरेंस तो इसी को लिया है। अब C पर काइनेटिक एनर्जी को नाम Kc नाम दे दिया, और पोटेंशियल एनर्जी क्या बनेगी, ये बन गई यहां से L/2, तो L प्लस L/2, तो कितना हो गया mg इंटू 3L/2। तो यहां से ये बन गया 5/2 माइनस 3/2 यानी 2/2 यानी mgl। तो काइनेटिक एनर्जी एट C आ गई mgl। अब अगर हमें रेशियो पूछा है B और C का, तो ये बन गया 2mgl अपॉन mgl, इन दोनों का रेशियो 2mgl अपॉन mgl, तो रेशियो कितना बन जाएगा 2। तो बस फॉर्मूला पूछा एक तरह से अपन से। नेक्स्ट इज इन द डायग्राम गिवन बिलो देयर आर 3 लेंसेज फॉर्म्ड, तो 3 लेंस हो गए, एक ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया। और ऐसा बोला हुआ है कि कंसीडर नेग्लिजिंग थिकनेस ऑफ ईच ऑफ देम एज कंपेयर्ड टू R1 R2, दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर अपर एंड लोअर सरफेस ऑफ द ग्लास लेंस, द पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन इज, इसकी जो पावर है वो क्या बनेगी। तो 3 लेंस हो गए एक तरह से अपने पास, एक लेंस ये वाला हो गया नीचे वाला, ये वाला, प्लस दूसरा लेंस इस तरह से हो गया ये वाला, प्लस तीसरा लेंस इस तरह से हो गया। और रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करें अगर अपन, तो R1 R2 जो है इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर है, कंसिडरिंग नेग्लिजिबल थिकनेस एज कंपेयर टू R1 एंड R2, है ना। तो R1 R2 की जो वैल्यू है वो R1 R2 नाम डाल देते हैं अपन इसका, तो ये R1 है तो ये भी R1 हो जाएगा, और ये R2 है तो ये भी R2 हो जाएगा। द रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर द अपर एंड लोअर सरफेस, अपर सरफेस वाली जो है वो R1 है, लोअर सरफेस वाली R2 है, तो इसका नाम चेंज कर देते हैं अपन। और यहां पर ये हो गया अपने पास, ये R1 तो ये वाला R1 हो गया अपर सरफेस वाला, ये R1, और ये R2 तो ये वाला R2 हो गया। अब लाइट जैसे इस डायरेक्शन में आ रही, तो डायरेक्शन जो है वो +x होगी। तो हमसे पूछा हुआ है पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन। अब पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन कैसे निकालेंगे, P इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, P इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा P1 प्लस P2 प्लस P3, और P1 प्लस P2 प्लस P3 का मतलब 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3। अब अगर अपन इसकी वैल्यू डालें 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 की वैल्यू निकाल लेते हैं अलग से पहले अपन, फिर यहाँ वैल्यू डाल देंगे अपन। तो 1/f1 की वैल्यू डालें, तो लाइट यूं आ रही, तो ये सरफेस बनी है प्लेन सरफेस, तो प्लेन सरफेस का R हो जाएगा इनफाइनाइट। तो 1/f1 की वैल्यू मैं यहाँ लिख देता हूँ, 1/f1 बराबर n रिलेटिव -1। जब हम इसको ऐसे अलग अलग बनाते हैं तो इक्वलेंटली जो बाहर मीडियम बनाते हैं वो जो बाहर का मीडियम है यहाँ का, दैट इज 1 1। तो ये वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 4/3, तो ये बन गया अपने पास 4/3 -1, और यानी 1/3 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2, तो 1/R1 हो गया इनफाइनाइट, 1/R2 ये डायरेक्शन +x बनेगी, तो इसका मतलब ये बन जाएगा -R1। तो -R1 तो प्लस हो गया ये वाली वैल्यू, और ये बन गया बस 1/3R1।
दिस इज 1/f1। अब ऐसे ही 1/f2 निकालें अगर अपन, तो 1/f2 की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, 1/f2 की जो वैल्यू है वो हो गई अपने पास n रिलेटिव -1, और ये कितना है इस बार 3/2, तो बन गया 3/2 -1 और 1/r1 -1/r2। r1 r2 दोनों के साइन जो है प्लस x नीचे है, तो r1 r2 दोनों के साइन माइनस में आ जाएंगे, तो 1/r1 -1/r2। तो r1 वाली जो टर्म है वो भी माइनस में, r2 वाली टर्म जो है वो भी माइनस में, तो बन गया अपने पास 1/2 और -1/r1 प्लस 1/r2, -1/r1 प्लस 1/r2, ये बन गया अपने पास 1/f2। अब 1/f3 और निकालना रहेगा अपने को, तो 1/f3 की वैल्यू इधर ही निकाल लेते हैं, तो ये है 1/f3 और 1/f3 वाला लेंस ये वाला हो गया, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3, तो 4/3 -1 यानी ये बन गया 1/3 और इंटू 1/r1 -1/r2, ये लाइट यूं जा रही तो ये डायरेक्शन बनेगी प्लस x, तो r2 की जो वैल्यू है वो हो गई माइनस, तो 1/r2 -1 ये टर्म बन जाएगी इनफाइनाइट, तो बन गया अपने पास 1/3 और r2 विद माइनस साइन, तो -1/3 r2। तो अपने पास ये सारी वैल्यूज है 1/f1, 1/f2 और 1/f3, इन तीनों वैल्यू को उठा करके यहाँ डालें तो इससे अपने को p इक्विवेलेंट की वैल्यू पता लग जाएगी, तो 1/f1 कितना बन गया है 1/3 r1, ये है 1/3 r1। 1/f2 की वैल्यू क्या बनी, ये है -1/2 r1 और -1/2 r2। अच्छा इसकी भी वैल्यू डाल देते हैं साथ में अपन, ये माइनस में है ना, तो यहां से हो गया अपने पास -1/2 r1 और -1/2 r2, ये वाली वैल्यू, और ये वाली वैल्यू जो है वो है -1/3 r2। तो यहां से अब अपन एलसीएम ले लें, क्या क्या चीज जुड़ रही है वो देखें, तो ये वाली टर्म जोड़ लो, ये वाली टर्म जोड़ लो, तो उससे 1/f इक्विवेलेंट की वैल्यू आपको पता लग जाएगी। तो इसके सॉल्यूशन में आप देख सकते हैं कि ये जो वैल्यू है ये वाली, ये माइनस में और ये प्लस में है, तो ये वाली वैल्यू प्लस में आ गई। अब इसको सोल्व करना रहेगा आपको, और इस वाले को सोल्व करें अगर आप, तो यहां से जो 1/3 r1 और 1/3 r2 को साथ ले लो, तो 1/3 कॉमन आ जाएगा, 1/r1 -1/r2, और ऐसे ही यहाँ पर भी माइनस कॉमन लेके 1/r1 -1/r2, तो टोटल मिलाकर ये जो वैल्यू है ये बन जाएगी -1/6 r1 -r2। उन्होंने r1 का नाम साइन के साथ लेने के लिए मोड r1 दिया है, तो अपन ने ऑलरेडी उसको मोड r1 वाले स्टाइल में ही लिया है, तो इस तरह से आप इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a uniform circular disc of radius r and mass m is rotating about an axis perpendicular to its plane and passing through its center। तो ये वाली एक्सिस हो गई, और हमें पूछा हुआ है कि अगर हम इसमें से स्मॉल सर्कुलर पार्ट ऑफ रेडियस r/2, ये वाला पोर्शन इसकी रेडियस r/2 कंप्लीट पोर्शन का r लेंथ हो जाएगा, तो अगर ये हटा दें, इसमें से रिमूव कर दें, तो हमें पूछा है फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ओरिजिनल डिस्क अबाउट द एक्सिस, तो कट करने के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बनेगा। तो इसको अपन ऐसे दो पोर्शन में कर सकते हैं, एक तो ये फुल डिस्क होगी, और उसमें से अगर माइनस कर दें ये वाला पोर्शन, और सी वाला पॉइंट लोकेट करना चाहें अगर अपन, तो सी वाला जो पॉइंट है वो इसमें यहाँ पर सी वाला पॉइंट ये बनेगा, और यहाँ पर ये जो सी वाला पॉइंट है वो ये बनेगा। तो अगर ये टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है जो हमें निकालना है, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है और इसका I2 है, तो एक तरह से हमें जो आंसर निकालना है वो हो गया I बराबर I1 माइनस I2। अब I1 I2 की वैल्यू डाल दें अगर अपन, तो I1 की वैल्यू क्या बन जाएगी, I1 इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से I1 इक्वल टू, इसका मास क्या है, ये पूरे का मास तो m ही है, तो mr²/2 डिस्क का इस वाले पॉइंट के अबाउट, और I2 निकाले तो पहले इस वाले पॉइंट के अबाउट निकालें और फिर पैरेलल एक्सिस थ्योरम से शिफ्ट कर देंगे, तो I2 की जो वैल्यू है वो किसके बराबर बन जाएगी, I2 की वैल्यू पहले यहाँ के अबाउट, तो इसका मास क्या बनेगा, इसका मास बन जाएगा m/4, क्योंकि मास रेडियस के प्रोपोर्शनल होगा, तो इसका मास अगर m है तो इसकी रेडियस r/2 है, तो I बराबर प्रोपोर्शनल टू mr² वाली टर्म में, मतलब मास को ऐसे लिख सकते हैं मास डेंसिटी इंटू r², तो रेडियस अगर r/2 हो गई है तो इसका मतलब मास जो है वो m/4 हो जाएगा, तो इसका मतलब इसका मास हो गया m/4 और इसकी रेडियस तो r/2 है ही, तो इसका खुद के सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बनेगा, वो बन जाएगा m का नाम है m/4, r² का नाम क्या है, रेडियस है इसकी r/2, तो r/2 का स्क्वायर और अपॉन 2 mr²/2 इस सेंटर के अबाउट, और प्लस पैरेलल एक्सिस थ्योरम से, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम से क्या बन जाएगा ये m इंटू r² d² एक तरह से, तो बन जाएगा m/4 इंटू r/2 का स्क्वायर। तो जो I1 I2 की वैल्यू है, इन दोनों वैल्यू को आप सब्ट्रैक्ट कर दें, तो सब्ट्रैक्ट करने पर टोटल I की वैल्यू पता लग जाएगी अपने को, तो टोटल I बराबर हो जाएगा कितना,
I1 माइनस I2, सब्ट्रैक्ट आप कर सकते हैं यहाँ से mr²/2 और इसको भी mr²/2 कॉमन लेकर एक्स्ट्रा डिजिट देख लो क्या बचा है और उससे I1 माइनस I2 की वैल्यू जो है वो पता लग जाएगी आपको। मॉडरेट लेवल इसलिए क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी सी ध्यान से करनी है इस कारण से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें आप, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 40 माइक्रोफेरड इज कनेक्टेड टू 100 वोल्ट सप्लाई। तो एक कैपेसिटर है और उसको बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है, 100 वोल्ट की बैटरी है, और नाउ द इंटरमीडिएट स्पेस बिटवीन द प्लेट इज फिल्ड विद द डाइलेक्ट्रिक। तो अभी इस पर जो चार्ज रहा होगा वो CV रहा होगा अगर इसका कैपेसिटेंस C है। अब अगर अपन इसको फिल कर दिया किसी मटेरियल से, तो फिल करने पर क्या होगा, जैसे अपन इसको फिल कर दिया तो कैपेसिटेंस इसका KC हो जाएगा, और V बैटरी से चार्ज है तो इस पे जो चार्ज आ जाएगा नया वाला वो हो जाएगा KCV। K की वैल्यू 2 के बराबर दे रखी है। फिर बोला है ड्यू टू द इंट्रोडक्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल द एक्स्ट्रा चार्ज एंड द चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। जी, तो एक्स्ट्रा चार्ज कितना आया, तो पहले CV था, बाद में KCV हो गया, तो एक्स्ट्रा चार्ज कितना आ गया, KCV माइनस CV। आप चाहो तो CV की वैल्यू अलग से निकाल लो, तो CV की जो वैल्यू है अलग से वो कितनी है, C है 40 माइक्रोफेरेड, तो 40 इंटू 10⁻⁶ और इंटू V की वैल्यू है 100 वोल्ट, तो यहां से ये बन गया अपने पास 4 इंटू 10⁻⁻3। ये है चार्ज पहले का। अब बाद में जो KCV बना उसमें K की वैल्यू 2 के बराबर है, तो K बराबर अगर 2 है तो ये एक तरह से 2CV बन गया। तो जो चार्ज में चेंज आया एक्स्ट्रा चार्ज वो बन गया KCV माइनस CV, दैट इज K माइनस 1 इंटू CV, और K खुद 2 है तो 2 माइनस 1 इंटू CV, तो एक्स्ट्रा चार्ज भी CV के बराबर ही आ गया। तो एक्स्ट्रा चार्ज भी CV के बराबर आ गया, इसका मतलब एक्स्ट्रा चार्ज 4 माइक्रो मिलीकुलाम हो गया, तो एक्स्ट्रा चार्ज है 4 मिलीकुलाम। एक ही ऑप्शन है, तो अगला पार्ट निकालने की वैसे जरूरत नहीं है, फिर भी आप निकालना चाहें डेल्टा U चेंज इन एनर्जी, U फाइनल माइनस U इनिशियल, तो बन जाएगा हाफ KC, तो कैपेसिटेंस इंटू V², बैटरी कनेक्टेड है इसलिए हाफ CV² वाला फॉर्मूला लगाएंगे और माइनस हाफ CV², तो यहां से हाफ K माइनस 1 इंटू CV²। वैल्यूज डाल दे, K की वैल्यू 2 दे रखी है और C और V की वैल्यू हमको दे रखी है। तो इस तरह से ये जो इजी मॉडरेट कर रखे हैं ना वो मेंस के हिसाब से कर रखे हैं कि मेंस लेवल के हिसाब से आप इसको क्या कैटेगरी देंगे। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर कर्व मोस्ट सुटेबल टू बी यूज्ड इन वायर बाउंड रेजिस्टेंस। ये थोड़ा एक्स्ट्रा वर्ड यूज किया हुआ है, वायर बाउंड रेजिस्टेंस। जनरली अपन क्या बनाते हैं, जनरली अपन ग्राफ बनाते हैं कंडक्टर के लिए, सेमीकंडक्टर के लिए, है ना, इनके लिए ग्राफ बना रहे होते हैं, लेकिन इस बार अलग से वर्ड यूज किया है वायर बाउंड रेजिस्टेंस। और इसके लिए जो लाइन दी हुई होती है अगर आप देखेंगे किसी भी जगह पे तो ये टर्म लिखी हुई रहती है जो मैंने यहाँ लिख दी आपके लिए पहले ही, ये है रेजिस्टिविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर फॉर बाउंड वायर रजिस्टर। ऐसा लिखा हुआ मिल जाएगा आपको सभी बुक्स में, जहां से भी आप इंफॉर्मेशन देखेंगे। तो ये टर्म ध्यान रखनी है आपको कि रेजिस्टिविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, ऑन टेम्परेचर फॉर बाउंड वायर रजिस्टर। बाउंड वायर रजिस्टर में वाले केस में टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट, यानी फर्क नहीं पड़ेगा, बहुत स्लाइटली सा फर्क पड़ता है, मतलब बहुत नेग्लिजिबल सा फर्क पड़ता है, यानी आप उसको ऑलमोस्ट कांस्टेंट जैसा ले सकते हो। तो ऑलमोस्ट कांस्टेंट जैसा ले सकते हो, इसलिए अपने ये ग्राफ रहा। तो बाउंड वायर रजिस्टर शब्द जो है वो आपको एक्स्ट्रा ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट इज एन इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट। तो पहले केस में ग्राउंड स्टेट पर है, ऑफ द हाइड्रोजन एटम हैज द ऑर्बिटल रेडियस, और रेडियस दे रखी है अपने को। और दूसरा वाला केस में क्या है, थर्ड एक्साइटेड स्टेट है। थर्ड एक्साइटेड स्टेट है तो स्टेट n बराबर 4 हो गई। और उस वाले केस में क्या दे रखा है अपने को, रेडियस 8.48 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। तो हमसे पूछा है द रेशियो ऑफ द डी ब्रोगली वेवलेंथ। डी ब्रोगली वेवलेंथ ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट में। तो देखो डी ब्रोगली वेवलेंथ के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, लेमडा बराबर h/p, यानी h/mv। दिस इज डी ब्रोगली वेवलेंथ। अब मैं इसको अगर r से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं तो उससे क्या होगा, r पिक्चर में आ जाएगा क्योंकि क्वेश्चन में तो r दिया हुआ है। तो यहां से ये जो mvr है इसको अपन लिख सकते हैं nh/2π। अब वो 2π जो है वो ऊपर चला गया और h से h कैंसिल हो गया, तो एक तरह से ये बन गया 2πr/m बराबर लेमडा डी ब्रोगली। अब ये जो लेमडा डी ब्रोगली आया इसकी प्रोपोर्शनलिटी देखना चाहें अगर अपन तो ये बन जाएगा r/n के प्रोपोर्शनल। लेमडा डी ब्रोगली r/n के प्रोपोर्शनल आ गया। तो यहां से लेमडा 1/λ2 जो बना है वो किसके बराबर बन गया, वो हो गया r1/r2 और साथ में n1/n2। r/n के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगा।
अब वैल्यूज दे रखी है वो डाल नहीं रही अपने को, तो R1/R2 की जो वैल्यू बनी है वो किसके बराबर बन गई, तो ये दे रखा है अपने को R1 5.3 इंटू 10⁻11 और अपॉन R2 की जो वैल्यू है वो है 8.48 इंटू 10⁻10। N2/N1, N2 की वैल्यू जो है वो क्या दे रखी है, थर्ड एक्साइटेड स्टेट यानी n बराबर 4 और 1। तो यहां से ये कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, ये वाली वैल्यू जो है वो नीचे आकर के लगभग 10 बन जाएगा, 10 बन करके ये 84 जैसा बन जाएगा, और ये हो गया 20 और ये 84, तो 1/4 जैसा बन जाएगा लगभग, और 1/4 जैसा बन जाएगा। तो वैसे तो आंसर 1:4 आया, परंतु 4:1 के फॉर्म में ही ऑप्शन दे रखा है, इस कारण से अपन ने ये सेलेक्ट कर लिया। तो बस फॉर्मूला पूछा था इसमें। नेक्स्ट इज फ्रॉम हीट ट्रांसफर टू स्फेरिकल बॉडीज ऑफ सेम मटेरियल, मटेरियल सेम है और हैविंग रेडियस, रेडियस दे रखी है, आर प्लेस्ड इन सेम एटमॉस्फेयर, सराउंडिंग भी सेम है। द टेम्परेचर ऑफ द स्मॉलर बॉडी इज 800 केल्विन, तो जो भी छोटी वाली बॉडी है उसका 800 केल्विन है, और जो भी बड़ी बॉडी है उसका टेम्परेचर जो है वो अपने को 400 केल्विन दिया हुआ है। इफ द एनर्जी रेडिएटेड फ्रॉम द स्मॉलर बॉडी इज ई, इससे हीट ई एमिट हो रही है, तो बड़ी वाली बॉडी से हीट का पूछा है अपन से, तो मान लो इसको अपन E1 का नाम E दे देते हैं, तो E2 हमसे पूछा है, और एनर्जी के लिए फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा E8T⁴। तो यहां से अगर अपन रेशो निकालें तो E की जो प्रोपोर्शनलिटी है वो एरिया यानी R² के, रेडियस के स्क्वायर के, और टेम्परेचर की पावर 4 के प्रोपोर्शनल आया। तो यहां से अगर अपन रेशो निकालना चाहें E1/E2, या अपने को 2/1 निकालना है तो 2 ऊपर ले लेते हैं, तो ये बन गया पास E2/E1। E2 में क्या हो जाएगा, R2/R1 का स्क्वायर, तो बन गया R2/R1 का स्क्वायर, और साथ में टेम्परेचर के बारे में बोलना चाहें तो ये बन जाएगा T2/T1 की पावर 4। अब R2/R1 का स्क्वायर क्या बनेगा अपने पास, रेडियस का जो है वो अपने को क्या रेशियो दिया हुआ था, यह है 0.2 मीटर छोटा वाला, और बड़ा वाला है 0.8। अपन ने छोटे वाले को 1 नाम से रिप्रेजेंट किया है, तो ये 4 का फर्क हो गया रेशियो का, तो 4 का स्क्वायर यानी टर्म हो गई 16, और T2/T1 टेम्परेचर में कितने गुने का फर्क है, टेम्परेचर में दुगने का फर्क है, और छोटा वाला जो है 1 जिसको रिप्रेजेंट किया है वो 800 केल्विन है, तो 800 नीचे आ जाएगा और 1600 ऊपर आ जाएगा। ये ज्यादा वाला टेम्परेचर कौन सा है, स्मॉलर वाला 800 है ना, और दूसरा वाला 400 है, तो 800 नीचे आ जाएगा और 400 जो है वो ऊपर आ जाएगा, लेकिन इसकी पावर 4 है, तो 2 जीरो कैंसिल हो गया और 1/2 ये बच गया, तो 1/2 की पावर 4 यानी 16 बन गया, ये भी 16 और ये भी 16, तो 16/16 तो जो रेशियो है वो बन गया बस 1, तो E2/E1 1 आ गया, यानी E2 बराबर E1 आ गया, तो वैल्यू हो गया बस 3। नेक्स्ट इज गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 में है वर्नियर कैलिपर में 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इज ऑलवेज स्मॉलर देन 1 मेन स्केल डिवीजन, तो वर्नियर छोटा होता है मेन स्केल से। अब कभी कभी हमें क्या है, जेईई मेन का सवाल करने के लिए जेईई मेन की भावनाएं भी देखनी होती है, कि वो बोल रहे हैं कि हम नॉर्मल 11-12 वाले बच्चे से पूछ रहे हैं, स्कूल के हिसाब से पूछ रहे हैं, वरना तो क्या होता है कि हम कंस्ट्रक्शन जब कर रहे हैं तो जरूरी नहीं कि मेन स्केल को बड़ा ही बनाया जाए, वर्नियर को छोटा ही बनाया जाए, हम तो कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन जब यहाँ बात चल रही है तो जनरली की बात चल रही है। जब आप देखते हो लेबोरेटरी में जाते हो तो क्या देखते हो, तो आप ये देखते हो हमेशा कि मेन स्केल डिवीजन जो है वो बड़ा होता है वर्नियर स्केल डिवीजन से। इस कारण से स्टेटमेंट 1 जो है वो ट्रू लिया गया है। क्यों? क्योंकि जनरल फॉर्म में पूछा गया। मेंस वालों ने बोला है कि भाई हमें तो सिंपल बातों में जवाब दो, स्पेशल कंडीशंस आप क्या क्या बना सकते हो उसमें उनको कोई खास इंटरेस्ट नहीं है। स्टेटमेंट 2 में क्या बोला हुआ है, तो इसका मतलब स्टेटमेंट 1 तो ट्रू हो गया ना। स्टेटमेंट 2 में बोला हुआ है वर्नियर कांस्टेंट दैट इज द लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर इज गिवन बाय 1 मेन स्केल डिवीजन मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन। तो लिस्ट काउंट तो क्या होता है 1 MSD माइनस 1 VSD होता है, तो इस कारण से ये स्टेटमेंट 2 जो है वो रॉन्ग हो गया। तो इसका मतलब स्टेटमेंट 1 इज ट्रू और स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स हो गया, है ना। इसमें ऐसा ऑप्शन भी है कि दोनों स्टेटमेंट फॉल्स हो जाए, तो दोनों ये भी ऑप्शन है। तो थोड़ा सा यहाँ पर एक कंफ्यूजन एग्जाम में हो सकता है कि जैसे IIT JEE के 2016 वाले सवाल में आप देखना, वहां पर उन्होंने वर्नियर कैलिपर के डिवीजन ज्यादा दे रखे थे, लेकिन वो तो बनाया गया है, और बनाया गया है तो क्वेश्चन तो कुछ भी बना सकते हैं। यहाँ वो जनरल फॉर्म में जाना चाहते हैं कि जो भी आपने लेबोरेटरी में देखा, क्या आपने देखा हमेशा कि वर्नियर डिवीजन जो है, या वर्नियर ने ओरिजिनली जो बनाया था वर्नियर कैलिपर, बाद के कैलिपर तो हम बना रहे हैं, वर्नियर ने ओरिजिनली जो वर्नियर कैलिपर बनाया था उसमें उसने
क्या वर्नियर डिवीजन को छोटा ही लिया था क्या? यस, तो वर्नियर ने खुद ने डिवीजन छोटा लिया था, इस कारण से स्टेटमेंट 1 जो है वो ट्रू हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्मॉल पॉइंट मास एम इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 2r। तो ये जो है ये यहां से 2r की डिस्टेंस पर है और फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ बिग यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m एंड रेडियस r द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन m ड्यू टू कैपिटल M। तो अभी अभी ये पूरा भरा हुआ है, तब वाली बात चल रही है। उस वाले केस में जो फोर्स है वो कितना हो जाएगा, m इंटू जी एम अपॉन, और जब ये भरा हुआ है तो डिस्टेंस 2r है तो gm अपॉन 2r का होल स्क्वायर, दिस इज द फोर्स। नेक्स्ट इज स्फेरिकल पार्ट ऑफ रेडियस r/3। अब क्या है नया चेंज कि इसमें से अपन ने जो r/3 पार्ट है ना वो रिमूव कर दिया, इज रिमूव्ड फ्रॉम द बिग स्फीयर एज शोन इन द फिगर एंड द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन m ड्यू टू द रिमेनिंग पोर्शन। अब भले से हमने रिमूव कर दिया, लेकिन सवाल कैसे करेंगे अपन, पहले इसको भर देंगे और खाली करेंगे, यानी हम एक तो फुल स्फीयर लेंगे और एक r/3 का फुल स्फीयर उसमें से खाली कर देंगे। इसका मतलब अब जब हम आंसर निकालेंगे ना तो इस स्मॉल m पॉइंट मास से एक तो ये है ही से यहाँ पर 2r डिस्टेंस पर कैपिटल M वाला, और एक ही जो r/3 वाला मास रिमूव किया ना अपन ने, r/3 तो है रेडियस। अब देखो सॉलिड स्फीयर में मास होगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो रेडियस की क्यूब के प्रोपोर्शनल होगा। इस कारण से r/3 अगर इसकी रेडियस है इस वाले की, तो इसका जो मास बन जाएगा वो कितना बन जाएगा, 3 का क्यूब यानी 27। और इसके सेंटर से जो ये m वाली डिस्टेंस है ना, ये वाली डिस्टेंस वो कितनी कहलाएगी, ये वाली डिस्टेंस, तो ये यहां से यहां तक तो 2r/3, ये r/3 और ये r, तो यानी ये वाली जो डिस्टेंस बनेगी ये कितनी बन जाएगी, 4r/3, तो 4r/3 बन जाएगी। तो टोटल मिलाकर इस सेकंड वाले केस में जो फोर्स बनेगा ना, अगले पेज पे लिख देता हूं मैं, तो दूसरे वाले केस में जो फोर्स बनेगा F2 लिखना चाहें अगर अपन, तो F2 की जो वैल्यू है वो किसके बराबर बन जाएगी अपने पास, F2 की जो वैल्यू है वो बन जाएगी टोटल फोर्स मिला करके, एक तो m का जो gm के साथ था वो है ही सही, gm अपॉन 2r का होल स्क्वायर, और अब जो रिमेनिंग पोर्शन बचा उसमें उसका मास कितना बचा था, m/27, और डिस्टेंस जो बची थी वही बची थी ना, 4r/3 का होल स्क्वायर। तो इसको इसमें से माइनस कर दो आप, तो ये बन जाएगा F2, और फिर हमसे F1/F2 जो है वो पूछा है ना, तो F1/F2 की वैल्यू यहां से निकल जाएगी, और बस इसको प्लस से भरना था, माइनस से खाली करना था, वाला सिस्टम हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में 2 सॉ बबल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली आर इन द कॉन्टेक्ट विद ईच अदर। तो रेडियस ऑफ द कॉमन सरफेस पूछिए अपन से। तो जैसे एक पोर्शन ये वाला है और दूसरा पोर्शन जो है मान लो कुछ इस तरह से है, और रेडियस इनकी कुछ r1 r2, जैसे मान लो इसकी रेडियस कुछ r1 है, इसकी रेडियस r2 है, तो ये जो पोर्शन बना ना यहाँ पर ये वाला, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर को अगर rc कहें तो इस rc की जो वैल्यू है वो क्या होगी वो हमें पता लगानी है। तो जैसे ये वाला प्रेशर P नोट है, अब 100 बबल है तो ये वाला कितना बन जाएगा, P नोट माइनस 40/r1। इधर से इधर गए तो कॉनकेव सरफेस आई, कूदने के बाद वाली सरफेस देखते हैं, तो कॉनकेव सरफेस आई, तो कॉनकेव सरफेस आई तो कॉनकेव ज्यादा स्पेलिंग बड़ी है तो बढ़ जाएगा, यानी P नोट प्लस 40/r1। फिर यहां से यहां पर आए तो कॉन्वेक्स सरफेस आई, तो यहां का लिखेंगे अगर अपन तो क्या लिखेंगे, यहाँ का P नोट प्लस 40/r1, वो तो यहां तक किया गया था, और फिर इस बार कॉन्वेक्स सरफेस आई, कूदने के बाद का देखना है, कॉन्वेक्स छोटी स्पेलिंग आती है आई, इसका मतलब घटा देंगे 40/rc। फिर इसके बाद यहां से यहां पर आए तो फिर से कॉन्वेक्स सरफेस आई, तो यहां का लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, तो कितना बन जाएगा ये वाली वैल्यू, यहां वाली वैल्यू, यहां से यहां पर जा रहे हैं तो क्या बना, P नोट प्लस 40/r1 माइनस 40/rc माइनस 40/r2 इक्वल टू, वापिस जहां पहुंच गए वो P नोट हो गया वाली पोजीशन, यहां पहुंच गए तो ये P नोट है वापिस, तो रिलेशन आ गया इसके बीच में, तो P नोट से P नोट कैंसिल हो गया, 40 कैंसिल हो गया, तो 1/r1 माइनस 1/r2 इक्वल टू 1/rc। तो 1/rc पूछा अपन से, तो एक वैल्यू है 1/2, एक वैल्यू 1/4, 4 एलसीएम हो गया, तो 4 एलसीएम हो गया, तो यहां से कितना बन जाएगा 2 माइनस 1, तो 1/4 इक्वल टू 1/rc। तो rc की जो वैल्यू है वो आ गई अपने पास कितनी, 4 सेंटीमीटर। तो फेमस और स्टैंडर्ड सवाल है। इसके बाद ये एक थोड़ा बड़ा और अच्छा क्वेश्चन पूछा उन्होंने रिजिड बॉडी डायनेमिक्स से, जिसमें बाकी जगह जो टाइम बचा वो यहाँ पे कंज्यूम हो जाएगा। द पोजीशन वेक्टर ऑफ द टू 1 kg पार्टिकल, दोनों 1 kg के पार्टिकल हैं, एंड बी आर गिवन एज RA दिया हुआ है, RB दिया हुआ है, और α1 α2 की वैल्यू दे रखी है, α3 β1 β2 β3 की वैल्यू दे रखी है, ये सब उसमें डालनी है अपने को।
और जहां पर उन्होंने बता रखा है कि टी टाइम है, एन और पी जो है वो कांस्टेंट है, और सवाल पूछा गया है टी बराबर 1 सेकेंड का, ए टी इक्वल टू 1 सेकेंड। एक इन्फॉर्मेशन तो ये हो गई, मोड ए बराबर मोड वी बी। तो अपन क्या करेंगे, देखो पोजीशन वेक्टर दे रखा है आर ए आर बी, तो ये अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 की वैल्यू डाल देंगे, उसको डिफरेंशिएट करेंगे, उससे वेलोसिटी आ जाएगी वी ए और वी बी। फिर उन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो जो भी वेक्टर फॉर्म में वैल्यू आई उनका मैग्नीट्यूड बराबर कर देंगे। एक इन्फॉर्मेशन तो यहाँ से आ जाएगी। दूसरी इन्फॉर्मेशन ये है कि जो दोनों वेलोसिटी ना वो ऑर्थोगोनल यानी परपेंडिकुलर है, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे और डॉट प्रोडक्ट करके 0 के बराबर कर देंगे, तो दूसरी इन्फॉर्मेशन यहाँ से आ जाएगी। अब हमसे पूछा क्या है कि t बराबर 1 पर मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम पूछा है, हमसे पूछा है मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल ए, पार्टिकल ए का बताना है विद रेस्पेक्ट टू पोजीशन ऑफ पार्टिकल बी, और ये जो बताना है एंगुलर मोमेंटम ए का तो बताना है, लेकिन विद रेस्पेक्ट टू पोजीशन ऑफ पार्टिकल पी, यानी जैसे आर क्रॉस पी लिखते हैं अपन इसको, तो आर क्रॉस पी में आर जो लेना है ना अपने को, वो क्या लेना है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल ए विद रेस्पेक्ट टू पार्टिकल बी, यानी आर को तो ये लेना है, क्रॉस पी को लिख सकते हैं अपन एम इंटू वी वेक्टर, तो वी वेक्टर तो वी ए वाली वेलोसिटी है, तो वी ए वाली वेलोसिटी डाल देंगे अपन, क्योंकि पूछा ए का है इसलिए वी ए वाली वेलोसिटी, लेकिन पोजीशन जो दे रखी है वो दे रखी है ए की बी के रेस्पेक्ट में। तो ये सारी कैलकुलेशन हमको करनी है, ये तो मैंने बेसिक आइडिया दे दिया, अब इसको अपन अगले पेज पे करें क्योंकि इसमें लिखना काफी रहेगा अपने को। तो अगले पेज पे लिखता हूं मैं क्या क्या वैल्यूज दे रखी थी। देखो अपने को दे रखा था सबसे पहले तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए की पोजीशन वेक्टर दे रखी है, इसमें आप अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 की वैल्यू डाल दो। तो क्या है अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 की वैल्यू डालेंगे अगर आप, तो अल्फा 1 की जो वैल्यू है वो है 1, तो बन जाएगा अपने पास टी स्क्वायर आई कैप, तो अल्फा 1 की वैल्यू डाल रहा हूँ देखो मैं ना, तो टी स्क्वायर आई कैप, फिर अल्फा 2 की वैल्यू डालें वो है 3n, तो ये बन जाएगा अपने पास 3n और टी जे कैप, और फिर अल्फा 3 की वैल्यू डालें अगर अपन तो वो है 2, तो 2t के कैप। ये है पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो वेलोसिटी ऑफ ए मिल जाएगा अपने को, ये बन जाएगा 2t आई कैप प्लस 3n जे कैप और प्लस 2k कैप, ये पोजीशन वेक्टर ऑफ ए हो गया, 2t आई कैप 3n जे कैप। और ऐसे के ऐसे ही अगर अपन पोजीशन वेक्टर ऑफ बी भी निकालें तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी जो है वो क्या हो जाएगा, बी का पोजीशन वेक्टर, वैल्यूज डालते हैं साथ में ना, बीटा की वैल्यू डालनी, क्या क्या है 2 - 1 और 4p, तो पहले डालें 2, तो बन गया 2t आई कैप, ये तो बीटा 1 डाला मैंने, और फिर बीटा 2 है -1, तो -1t स्क्वायर, तो -t स्क्वायर जे कैप, और फिर बीटा 3 की वैल्यू डालें वो कितनी 4p, तो 4p t के कैप। और अगर इसके बाद इसकी वेलोसिटी निकालनी तो इसको फिर से डिफरेंशिएशन करें तो क्या बन जाएगा 2i कैप माइनस 2t जे कैप प्लस 4p के कैप, तो ये वेलोसिटी ऑफ बी बन गई अपने पास 2i कैप माइनस 2t जे कैप प्लस 4p के कैप, है ना। अब क्या क्या इन्फॉर्मेशन थी अपने पास, एक तो दोनों वेलोसिटी जो है वो परपेंडिकुलर है, तो दोनों वेलोसिटी परपेंडिकुलर है, ऑर्थोगोनल है, तो va डॉट vb की जो वैल्यू है वो 0 कर दे, तो ये रहा va और ये है vb, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करें तो कितना बन जाएगा, देखो 2t और 2 यानी कितना बन जाएगा 4t, t बराबर 1 पे निकालना है तो t बराबर 1 डाल देंगे अपन, अभी इसमें चाहो तो साथ में डाल दो, t बराबर 1 भी डाल दो साथ में, तो t बराबर 1 डाल लेंगे अगर अपन इसमें, तो वेलोसिटी की वैल्यू क्या बन जाएगी t बराबर 1 पर, यहाँ पर t इक्वल टू 1 पर ये बन जाएगी 2i कैप प्लस 3n जे कैप और प्लस 2k कैप, और ऐसे ही यहाँ पर t बराबर 1 डालने तो क्या बन जाएगा 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4p के कैप। तो अपन इन दोनों का आप डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो ये 2 और 2 मिलकर हो गया 4, और यहां से ये बन गया अपने पास -6n और प्लस 8p बराबर 0। तो एक रिलेशन आ गया अपने पास 4 - 6n प्लस 8p, दो कम करना हो तो दो कम कर दो, तो प्लस 4p इक्वल टू 0। एक रिलेशन तो जो ऑर्थोगोनल वाला था ना उससे आ गया अपने पास, ऑर्थोगोनल वाले टर्म से। और दूसरा टर्म क्या था अपने पास इसी में, दोनों की जो वेलोसिटी का मोड था वो बराबर दे रखा था t बराबर 1 पर, मोड va बराबर मोड v में, इसका मोड ले लें अगर अपन तो कितना बन जाएगा, यहाँ से स्क्वायर कर दे दोनों तरफ, तो 4 + 9n स्क्वायर प्लस 4, और मोड वी बी कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 4 + 4 + 16p स्क्वायर। अच्छा देखो दोनों तरफ 4 4 तो कैंसिल हो गया, तो 9n स्क्वायर बराबर 16p स्क्वायर,
इसका मतलब 3n इक्वल टू प्लस माइनस 4p, यानी दो सॉल्यूशन है, 3n इक्वल टू 4p और 3n इक्वल टू माइनस 4p। अब इन दोनों में से कौन सिलेक्ट कौन रिजेक्ट होगा, देखो डाल के देख लो यहाँ पे, 3n की जगह 4p डालो, 4p कट जाएगा तो 2 बराबर 0 हो जाएगा, तो ऐसा होना तो पॉसिबल नहीं है, तो 2 बराबर 0 होना पॉसिबल नहीं, इसलिए ये वाला रिजेक्ट हो गया, तो ये सिलेक्ट हो गया। तो यहां डालो माइनस 3n की जगह 4p डाल दो, तो या 3n की जगह माइनस 4p डाल दो, तो यहाँ माइनस 4p डाल दिया तो बन गया कितना, माइनस माइनस प्लस 8p, तो 2 प्लस 8p इक्वल टू 0। इसका मतलब 4p इक्वल टू माइनस 1, और 4p माइनस 1 है तो यहां डाल दो माइनस 1, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहां से 3n इक्वल टू 1 भी आ गया साथ। अब इसके बाद क्या निकालना है अपने को, इसमें जो वेलोसिटी है, इसमें 3n वाली टर्म है क्या, देखो va वाले में है जैसे ना, तो va निकालोगे अगर आप 3n की जगह डाल दो, तो 2i 3n की जगह 1 डाल दो, तो प्लस j और प्लस 2k, ये va आ गया। अपने को va चाहिए था ना यहाँ पर वैल्यू डालने के लिए, इस जगह पर एक तो va चाहिए, एक पोजीशन ऑफ वेक्टर ऑफ a विद रेस्पेक्ट टू b चाहिए, ra माइनस rb। तो ra की जो वैल्यू है t बराबर 1 पर वो कितनी है, t बराबर 1 पर यहां से डाल देते हैं, तो ra t इक्वल टू 1 जो है वो है i कैप, 3n की वैल्यू कितनी है 1, तो प्लस j कैप और प्लस 2k कैप, ये t बराबर 1 भी डाल दिया मैंने यहाँ पे, और 3n की वैल्यू जो है वो 1 भी डाल दी। और पोजीशन वेक्टर ऑफ b की बात करें अगर अपन, तो b वाली जो पोजीशन वेक्टर है उसमें ये टर्म है, और इसमें t की जगह 1 डालना है, तो ये बन गया 2i कैप, और t की जगह 1 डाल रहे हैं माइनस j कैप, और 4p की जगह पर डाल रहे हैं माइनस 1, और माइनस 1 तो ये डाल दिया, t की जगह 1 डाला, तो इसका मतलब माइनस k कैप। अब हमें निकालना है पोजीशन वेक्टर ऑफ a विद रेस्पेक्ट टू b, तो ra माइनस rb निकालना है, तो इन दोनों को सेपरेट करें, तो ये बन जाएगा माइनस i कैप और फिर माइनस j माइनस j प्लस 2j कैप और प्लस 3k, ये पोजीशन ऑफ वेक्टर ऑफ a विद रेस्पेक्ट टू b बन गया, माइनस i प्लस 2j प्लस 3k। तो एक इंफॉर्मेशन ये हो गई अपने पास। अब इसके बाद जो है अपने को एंगुलर मोमेंटम वाली जो वैल्यू निकालनी थी, एंगुलर मोमेंटम निकालें, तो एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालना है, एल वेक्टर ऑफ ए इक्वल टू, ये वाली वैल्यू निकालना है अपने को, एम तो बाहर ले लो, एम बाहर ले लो, तो यहां से ये बन जाएगा आर ए विद रेस्पेक्ट टू बी क्रॉस वी ए। अब क्या करो, डिटरमिनेंट लेना चाहो तो डिटरमिनेंट ले लो, एम को तो यहां रहने दो, और आर ए विद रेस्पेक्ट टू बी कितना बन जाएगा, ये है आई जे के, और ये है -1 2 3, और वेलोसिटी ऑफ ए की वाली वेलोसिटी जो है वो क्या थी, वी ए, ये वाली, तो वी ए ये रही ना, यहीं पर है 2 1 और 2। बस अब ये आंसर आ गया, मास की वैल्यू डाल दो आप यहां से, तो मास की वैल्यू 1 kg, तो एम की जगह 1 डाल देता हूं, बस अब तो इसको डिटरमिनेंट निकालना रह गया, डिटरमिनेंट से आंसर आ जाएगा। तो थोड़ा सा बड़ा सवाल था, शांति से करो तो ठीक है, लेकिन जो है थोड़ा सा इसको एग्जाम के हिसाब से बड़ा सवाल बोल सकते हैं मेंस में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला अपन से, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट एंगल ऑफ 30 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल एट ए स्पीड, तो पार्टिकल को भेजा यहां से हॉरिजॉन्टल से, और जिस स्पीड पर भेजा है अपन ने वो है 30 डिग्री, और जो एंगल है वो तो 30 डिग्री था ही सही, 60 मीटर पर सेकंड से भेजा, तो वेलोसिटी के दो कंपोनेंट कर सकते हैं, तो ऊपर वाला कंपोनेंट हो जाएगा 60 sin 30 यानी 30, कुछ हॉरिजॉन्टल भी हो जाएगा, लेकिन हमसे जो पूछा है वो है हाइट ट्रेवर्स बाय द पार्टिकल इन द फर्स्ट सेकंड इज एच नॉट एंड द ट्रेवर्स इन द लास्ट सेकंड, लास्ट सेकंड का मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लेते हैं पहले, तो 2uy अपॉन ay, तो y डायरेक्शन की वेलोसिटी है 30 और y डायरेक्शन का एक्सेलरेशन 10, तो 6 सेकंड हो गया इसका मतलब टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। तो लेकिन मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने का टाइम कितना हो जाएगा, t/2, तो ये यहां से यहां तक का टाइम हो जाएगा 3 सेकंड। तो हमसे कहां तक का पूछा है, इन द लास्ट सेकंड बिफोर इट रीचेज द मैक्सिमम हाइट, यानी फर्स्ट और थर्ड सेकंड का पूछा है, तो फर्स्ट सेकंड का और थर्ड सेकंड का निकालना है वैल्यू। तो क्या फॉर्मूला होता है, u प्लस हाफ है इंटू 2n-1, nth सेकंड का फॉर्मूला s nth इक्वल टू u प्लस हाफ है इंटू 2n-1, तो यहां वैल्यू डाल दें, u कितना है वो है 30
और प्लस हाफ ए इंटू 2n माइनस 1, हाफ ए हो गया -10 और इंटू 2n माइनस 1, तो फर्स्ट सेकेंड में तो 2 इंटू 1 माइनस 1 और थर्ड सेकेंड में 2 इंटू 3 माइनस 1, तो यहां से हो गया बस 30 माइनस, और ये कितना हुआ 1, तो ये -5, 25 हो गया एक तरह से, और ये वाला कितना हो गया 5 और 6 माइनस 1 5, 25 यानी 5 हो गया, तो 25 और 5 का रेशियो पूछा है 25/5, तो रेशियो आ जाएगा बस 5। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये दूसरा क्वेश्चन है जो थोड़ा सा बड़ा है या थोड़ा अच्छा है मेंस के हिसाब से, जैसे भी अपन एक एंगुलर मोमेंटम का देखा था उसी तरह से। द ड्राइवर सिटिंग इनसाइड अ पार्क्ड कार, कार में बैठा हुआ, इज वाचिंग व्हीकल अप्रोचिंग फ्रॉम बिहाइंड, पीछे से जो कार आ रही है उसको देख रहा है, विद द हेल्प ऑफ अ साइड व्यू मिरर विच इज अ कॉन्वेक्स मिरर विद रेडियस ऑफ कर्वेचर 2 मीटर, और अनदर कार अप्रोचेज हिम फ्रॉम द बिहाइंड विद यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड से जो है कार आ रही है 90 किलोमीटर पर आवर से, तो 90 किलोमीटर पर आवर में वेलोसिटी ऑफ कार जो पीछे की तरफ आ रही है, यानी ऑब्जेक्ट मान सकते हो आप उसको, उसकी स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर, तो कन्वर्ट करके रख देते हैं, तो ये हो गया अपने पास 25 मीटर पर सेकेंड। When the car is at a distance of 24 मीटर, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस जो है जब 24 मीटर है तब का सवाल पूछा है अपन से, द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द इमेज, है ना, तो इमेज का एक्सेलरेशन पूछा है अपन से कि अगर वो देख रहा है ऑफ द कार इन द साइड व्यू मिरर, तो खुद तो रेस्ट पर है, पार्क्ड गाड़ी है तो खुद तो चल नहीं रहा, सिर्फ पीछे वाली गाड़ी है जो चली आ रही है, तो अगर एक्सेलरेशन का आंसर ए है तो हमें 100 ए की जो वैल्यू है वो पता लगानी है ना, तो इसमें जो डिजिट दिए हुए अपने को वो लिखें अगर अपन, तो क्या कहते रखे हैं, देखो डिजिट, कुछ कैलकुलेशन तो इसी साइड कर लेते हैं अपन, तो यहां से 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, तो ये ऑब्जेक्ट जो है वो कितनी डिस्टेंस पर था 24 पर, है ना, जो डिस्टेंस थी इसकी वो थी 24 और साइन माइनस का हो गया 1/f, कॉन्वेक्स मिरर है f पॉजिटिव जाएगा और ROC 2 है तो f1 हो गया, तो यहां से 1/v की जो वैल्यू है ना वो कितनी बन गई 1/v इज 1 प्लस 24, तो बन गया 24 प्लस 1, तो v की वैल्यू बन गई अपने पास 24/25, दिस इज v, और u जो है वो -24 है, तो v और u की वैल्यू जो है वो निकाल दी अपन ने कि जो v की वैल्यू है वो कितनी है, वो आ गई अपने पास v की वैल्यू 24/25 है ना, u की वैल्यू आ गई -24। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एक्सेलरेशन, तो और कोई डिजिट चाहिए इसमें तो आगे देख लेंगे अपन इधर से, तो एक्सेलरेशन पे जाना है अब अपने को, एक्सेलरेशन में जाना है तो मिरर का जो फॉर्मूला है वो क्या है 1/v प्लस ये कोऑर्डिनेट वाला फॉर्मूला, इसको पहली बार डिफरेंशिएशन करेंगे अगर अपन तो -1/v² dv/dt -1/u² du/dt और 1/f का जो है वो हो गया 0, तो यहां से dv/dt और 1/v² है यहां पे और 1/u² माइनस के साथ है ना, एक टर्म माइनस में एक टर्म प्लस में रहेगी du/dt। अब इसमें क्या है ना, इसमें मैं यहीं पर डिफरेंशिएशन करूंगा तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, लेकिन यही डिफरेंशिएशन करने की जगह पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से क्या होगा कि मल्टीपल में डिफरेंशिएशन करना रह जाएगा अपने को ना, तो मैं क्या कर रहा हूं u² को उधर ले गया तो बन गया u² इंटू dv/dt इक्वल टू माइनस ऑफ v² इंटू du/dt। अब क्या है, अब मल्टीप्लीकेशन वाला रूल लगाना रहेगा तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा यहां से, तो अब अगर हमें निकालना है एक और बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा ना, तो u² का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा यहां से, ये बन गया 2u इंटू du/dt इंटू dv/dt, फर्स्ट सेकेंड से करने प्लस, या ऐसा कर सकते हैं कि ये टर्म इधर ही लिखते हैं, थोड़ी जगह ज्यादा बन जाएगी, तो यहां से इसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूं मैं फर्स्ट सेकेंड से, तो u² का कितना हो जाएगा 2u इंटू du/dt और dv/dt को छोड़ दिया, अगली बार u² को छोड़ दिया और dv/dt का क्या बन जाएगा d2v/dt² इक्वल टू माइनस, अब इसका करें फर्स्ट सेकेंड से, इसका फर्स्ट सेकेंड से करें तो क्या होगा v² का क्या बन जाएगा 2v इंटू dv/dt और इंटू du/dt,
और माइनस तो बाहर ही रहने देते हैं, और प्लस इस बार क्या करें, इस बार v स्क्वायर को छोड़ दिया और d2u बाई डी टी स्क्वायर। अच्छा देखो आप, ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से आ रहा है ना, तो यूनिफॉर्म स्पीड से अगर कार आ रही है तो उसका एक्सेलरेशन ऑब्जेक्ट का तो जीरो हो गया, तो ये जो टर्म है, ये वाली टर्म, ये टर्म जीरो हो गई, तो 4 में से एक टर्म खत्म हो गई, अब 3 टर्म बची, उसमें से ये हमको पता लगाना है d2v बाई डी स्क्वायर, तो u स्क्वायर और जो टर्म पता लगानी है वो है d2v बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू, उधर क्या बच गया अपने पास, -2v इंटू डी वी बाई डी टी इंटू डी यू बाई डी टी। अच्छा यहाँ भी है ये 2v डी वी बाई डी टी, बस यहाँ v है यहाँ u है, तो ऐसा करूं मैं, अगर जब इसको इधर भेजूंगा तो इसमें dv बाई डी टी और डी यू बाई डी टी कॉमन ले लें तो v प्लस यू बच गया, और एक्स्ट्रा टर्म बच गई dv बाई डी टी और इंटू डी यू बाई डी टी। तो ये वैल्यूज डाल दें अपन, v प्लस यू इधर निकाल देता हूं मैं पहले से, पीछे थोड़ी सी जगह ना अपने पास, यहाँ पे ये v रहा, ये u रहा, तो यहां से v प्लस यू निकालें अगर अपन, तो v है 24 बाई 25 और u जो है ना वो -24 है, तो यहां से अगर अपन एलसीएम ले लें इसका 24 बाई 25, तो ये बन गया अपने पास 24 तो कॉमन आ गया, और ये बन गया अपने पास 1 बाई 25 -1, तो यहां से बन गया 24 और 1 -25 कितना बन जाएगा, -24 बाई 25, तो ये बन गया -24 का स्क्वायर बाई 25, तो v प्लस यू की वैल्यू बन गई अपने पास ये वाली वैल्यू, ये जो v प्लस यू की वैल्यू है वो है अपने पास कितनी, वो है 24 का स्क्वायर बाई 25, एक माइनस और आ गया तो प्लस कर दें इसको अपन, तो प्लस कर दिया अपन ने, और वैल्यू क्या थी 24 का स्क्वायर बाई 25, 24 का स्क्वायर बाई 25, और dv बाई डी टी, dv बाई डी टी का मतलब है यहां बन जाएगा अपने पास dv बाई डी टी, dv बाई डी टी का मतलब क्या है, dv बाई डी टी का मतलब है माइनस ऑफ v स्क्वायर बाई यू स्क्वायर, v बाई यू भी निकाल लेते हैं यहां से, तो क्या बनेगा v बाई यू, यहां से देखो ये v बाई यू 24 बाई 25 अपॉन 24, 24 से 24 कैंसिल हो गया, तो बन गया -1 बाई 25, तो v बाई यू बन गया -1 बाई 25 v बाई यू, तो v बाई यू को निकाला अपन ने इस यहां वाली वैल्यू के लिए, तो कितना बन गया था 1 बाई 25 ना, तो 1 बाई 25 का स्क्वायर हो गया, और इंटू डी यू बाई डी टी, डी यू बाई डी टी यानी ऑब्जेक्ट की स्पीड कितनी है, ऑब्जेक्ट की स्पीड, डिजिट सारे उसी तरह के हैं, ऑब्जेक्ट की स्पीड 25, कट पीट तो जाएगा, ये ध्यान से लिखना रहेगा, ये है 25, और यू स्क्वायर कितना है, यू स्क्वायर, यू स्क्वायर कितना है, यू खुद कितना है 24, तो यहां से ये बन गया यू स्क्वायर कहां पर आया, नीचे है ना, तो 24 का स्क्वायर, तो एक 25 तो कैंसिल हो गया, और ये जो टर्म बनी है dv बाई डी टी और डी यू बाई डी टी, या दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन, dv बाई डी टी डी यू बाई डी टी, तो डी यू बाई डी टी की जो वैल्यू है ना वो कितनी है, डी यू बाई डी टी की वैल्यू डालता हूं मैं यहां से, डी यू बाई डी टी की जो वैल्यू थी अपने पास वो तो ऑब्जेक्ट की स्पीड थी, वो है 25, तो ये तो है 25 है ना, dv बाई डी टी की वैल्यू मैं यहां से डालता हूं, dv बाई डी टी जो अभी अपन ने निकाला है dv बाई डी टी, उसकी वैल्यू अपन ने निकाली, ये वापस देखते हैं यहाँ पे, ये है dv बाई डी टी की वैल्यू, dv बाई डी टी किस जगह निकाल के बैठे हुए हैं अपन, इस वाले पेज पे निकाला अपन ने यहाँ पे, तो dv बाई डी टी की वैल्यू जो बनी है वो यहाँ पर एक टर्म और है ना ये यू स्क्वायर, तो यू स्क्वायर की वैल्यू और है यहाँ पर, तो वो यू स्क्वायर यहाँ पर काम आ जाएगा, ये वाला यू स्क्वायर, तो ऐसा करते हैं ये यू स्क्वायर की वैल्यू यहाँ डाल देते हैं, तो यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, इस यू स्क्वायर को इधर भेज देता हूं मैं, ये यू स्क्वायर जब इधर आएगा यहाँ पर, तो dv बाई डी टी की जो वैल्यू है ये वाली वैल्यू, dv बाई डी टी की जो वैल्यू है वो कितनी बन जाएगी, ये बन जाएगी, ये वाली वैल्यू जो है वो बन जाएगी, मैं लिख देता हूं यहाँ पे 1 बाई 25, ये भी 1 बाई 25, ये भी 1 बाई ये 25, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और यहां से ये बन गया अपने पास d2v बाई डी टी स्क्वायर निकालना है यहां से अपने को, तो d2v बाई डी टी स्क्वायर निकालना है, और ये वाली वैल्यू जो है यहां पर है 24 का स्क्वायर, तो ये 25 कैंसिल हो गया, और उसके अलावा ये 24 कैंसिल हो गया, तो d2v बाई डी टी स्क्वायर की जो वैल्यू है, और ये 2 और है यहाँ पे ना 2v प्लस यू में 2,
तो एक 2 बच गया यहां पर, ये 2, और एक 25 बच गया यहां पर, ये 25। d2v/dt² की वैल्यू बनी। एसेलरेशन, अब हमसे पूछा है 100a, ये एसेलरेशन बना a, तो 100a की जो वैल्यू बनी 100a, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दे, तो 100 इंटू 2/25, तो ये वैल्यू बन गई 8। एक बार जरा कैलकुलेशन देख लें आप लोग। जैसे अपन ने v/u की वैल्यू जो निकाली है, v/u की वैल्यू क्या निकाली है, देखो v/u की जो वैल्यू निकाली है वो है -1/25, ठीक है, ये v/u की वैल्यू हो गई। और उसके अलावा अपन ने dv/dt जो निकाली है वो चेक कर लेते हैं यहां से। dv/dt वापस निकाल देता हूं मैं, चाहो तो आप यहां से dv/dt की वैल्यू निकाल रहा हूं मैं यहां से ना, तो dv/dt की वैल्यू क्या बनेगी, -v²/u²। अब v/u की वैल्यू निकाली थी ना अपन ने यहां से, वो -1/25 थी, तो v/u का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये नीचे भेज दिया मैंने यहां से, तो वो 25 था तो 25 का स्क्वायर हो गया, और du/dt खुद ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 25 थी, तो जो dv/dt है वो बन गया -1/25। तो ये जो dv/dt ना, ये -1/25 है, ये वाली टर्म, और du/dt ऑब्जेक्ट जो है वो खुद पास आ रहा है, तो एक टर्म ये माइनस में बन गई, दोनों माइनस माइनस। तो कैलकुलेशन में यहाँ पर वो एकल का से ध्यान देना था आपको। तो आपने नया चीज सीखा होगा, जैसे मेंस वाले भी कभी कभी नया सवाल पूछ लेते हैं, तो एक्सेलरेशन जनरली आप देखते नहीं होंगे निकालने के दौरान, तो इसमें मेंस वाले कभी कभी कोई अच्छा सवाल भी पूछ लेते हैं, जो कुछ जगह पर जो टाइम कम लगता है ना, वो इधर एडजस्ट हो जाता है इस तरह से। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज ऑफ हीट ट्रांसफर। 3 conductors of the same length having thermal conductivity K1, K2 and K3 are connected as shown. Area of the cross section of first and second are same. और थर्ड का डबल है, थर्ड का डबल है, इसका मतलब मान लो ये वाला एरिया में A ले लेता हूं, तो फिर ये वाला एरिया जो है वो A/2 है। और फिर हमसे पूछा हुआ है कि स्टेडी स्टेट में अगर ये सिचुएशन है, स्टेडी स्टेट कंडीशन है अगर ये, तो ये जो टेम्परेचर है थीटा वो क्या होगा, ये हमें पता लगाना है। K1, K2, K3 की वैल्यू दे रखी है, तो अपन क्या करें, ये पूरा एक ही पोटेंशियल पर या एक ही टेम्परेचर पर है, तो ये 100 और थीटा हो गया, तो ये रेजिस्टेंस हो गया एक तरह से R1, थर्मल रेजिस्टेंस इसका R1 हो गया, थर्मल रेजिस्टेंस इसका R2 हो गया, इस वाले का, और इस वाले का R3 हो गया। और इस दौरान यहाँ का टेम्परेचर हमको 100 दे रखा है, ये वाला टेम्परेचर हमने थीटा मान लिया, ये वाला 0 है। तो अब हमसे पूछा है कि इस थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि जो भी हीट करंट यहाँ से आ रहा होगा वो इधर जा रहा होगा। अच्छा, इन दोनों को मिलाकर एक ही रेजिस्टेंस बोल दें अगर अपन, तो कैसे लिख सकते हैं अपन यहाँ से कि ये दोनों मिलाकर एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया, क्या, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये 100 है, ये थीटा है, और ये वाला जो है इसका नाम हो गया R3। अब जो हीट करंट आ रहा होगा वही जा रहा होगा, तो 100 माइनस थीटा, ये तो डेल्टा टी अपॉन R, R का वैल्यू गया R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 इक्वल टू थीटा माइनस 0 अपॉन R3। तो अब इसमें अननोन है थीटा, अब उससे पहले आप R1 R2 R3 निकाल लो चाहो तो R1 कैसे लिखोगे आप, वो लिखोगे L/K, तो K1 और एरिया का नाम हो गया A/2, ये तो हो गया R1। ऐसे R2 कैसे लिखोगे, L/K2 A, और एक ही जगह A/2, और इसे R3 कैसे लिखोगे, L/K3 और A, इसका एरिया A के बराबर ही है ना, लेंथ सबकी सेम थी, सी एरिया अलग अलग था। तो अब क्या, एरिया तो कट जाएगा सब तरफ से, उधर जो वैल्यू डालोगे आप, तो बाकी वैल्यू थीटा की टर्म में बची रह जाएगी, तो उसे आप थीटा का आंसर जो है वो निकाल सकते हैं। तो कुल मिलाकर मेंस का जो ये पोर्शन है, इसमें आप देख सकते हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के सवाल, स्पेशली लेंस का सवाल ज्यादा पूछा गया है। जनरली ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के इतने सवाल प्रीवियस मेंस में नहीं पूछे गए जो इस मेंस में पूछे हैं उन्होंने, तो इसका मतलब ये है कि उनका कोई ऐसे फिक्स पैटर्न वाली टर्म नहीं है। फिर भी हम एक 5-7 साल का एवरेज लगा करके ये पता लगा सकते हैं कि ज्यादा चैप्टर उन्हें कौन से पसंद है, जिसका आपने एक वीडियो भी देखा होगा रेजोनेंस वाला, जिसमें हमने टॉप 10 चैप्टर्स का बना रखा है, जिस टॉप 10 चैप्टर में फिजिक्स में 30 में से 10 चैप्टर में से, या 34 चैप्टर एक्चुअली, तो पर अगर तो बेसिक 30 चैप्टर माने अगर अपन, तो 30 में से 10 चैप्टर में से 52% के आसपास क्वेश्चन है। ऐसे ही मैथ्स में भी टॉप 10 चैप्टर में 59% के आसपास, और केमिस्ट्री में 54% के आसपास क्वेश्चन है। तो आप जो चैप्टर ज्यादा आ रहे हैं उन पे ध्यान दें अगर, तो बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। और मेंस 2 के लिए आपको शुभकामनाएं। थैंक यू।